नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के किस्से की शुरुआत कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। जोड़ता हूं टूटे हुए तारों को, पर फिर टूट जाते हैं वे। सजाता हूं नित्य नए सपने, पर चूर हो जाते हैं वे। निशा तू ही बता दे कि तेरा हरण कैसे करूं। बता दे वक्त तू ही मुझे कि तेरा सामना कैसे करूं। बता दे वक्त तू ही मुझे कि तेरा सामना कैसे करूं। ये चंद पंक्तियां हिंदी के किसी प्रख्यात लेखक या कवि की नहीं है। ये चंद पंक्तियां, ये चंद शब्द हैं श्री कृष्ण गोपाल तिवारी की। इन चंद पंक्तियों से वो एक सवाल खड़ा करते हैं, एक सवाल अपनी नियति से, अपने भाग्य से, इस वक्त से और इस व्यवस्था से। दरअसल आज का किस्सा किसी शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले किसी व्यक्ति की सफलता की गाथा मात्र नहीं है, बल्कि आज की किस्से में, आज के कहानी में हम जानेंगे कि कैसे आंखों की रोशनी गंवा चुके एक युवा ने अपनी जिद, अपनी मेहनत, अपने जुनून के दम पर अपनी नियति, अपनी तकदीर, अपनी ज़िंदगी सब कुछ बदल दिया। आइए हम जानते हैं श्री कृष्ण गोपाल तिवारी के बारे में। कृष्ण गोपाल तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। साल था 1981, 1981। उनके पिता एक लघु किसान थे। वो खेती के सीजन में खेत में काम करते और बाकी बचे समय में अहमदाबाद की एक टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए चले जाते। उनकी माता गृहिणी थी। उनके 2 भाई और भी थे। एक भाई उनसे बड़ा था, दूसरा भाई उनसे छोटा था। बचपन से ही कृष्ण गोपाल तिवारी और उनके भाई को आंखों से संबंधित समस्याएं आना प्रारंभ हो गई। उनकी माता ने भी ये देखा कि दिन भर खूब एक्टिव रहने वाला कृष्ण गोपाल शाम के समय अचानक ही निष्क्रिय हो जाता है। वो बाहर जाने से कतराता है। शाम के समय जब सब बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे होते, कृष्ण गोपाल घर में ही रहना पसंद करते और वो जल्दी ही धुंधलका होने से पहले ही अपने घर लौट आते थे। शाम को एक बार गांव वालों ने इवनिंग क्लासेस का आयोजन किया, तब भी कृष्ण गोपाल ने तरह तरह के बहाने बनाकर वहां जाने से मना कर दिया। और ये भी देखा कि वो घर में पड़ी अन्य कई वस्तुओं से, दीवार से, दरवाजे से टकरा जाते थे। माँ को उनकी बीमारी का अंदेशा हो चला था। 16 वर्ष की आयु तक आते आते कृष्ण गोपाल को 5 बार डॉक्टरों को दिखाया गया और डॉक्टरों ने उनके पिता को, उनकी माता को उनकी बीमारी के बारे में बताया भी, और ये भी बताया कि न केवल कृष्ण गोपाल बल्कि उनके बड़े भाई दोनों ही आँखों की असाध्य बीमारी से ग्रसित है, जिसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आंखों की दृष्टि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन पिता ने सामाजिक रवायतों के चक्कर में, सामाजिक परंपराओं के चक्कर में और लोगों की प्रतिक्रिया के डर से अपने दोनों बच्चों को यह बात नहीं बताई। कृष्ण गोपाल तिवारी भी अपनी बीमारी के बारे में बखूबी जानते थे। उन्होंने भी यह बीमारी छिपाए रखी, अपने सहपाठियों के सामने भी, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स के सामने भी, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई छूट जाने का डर लगता था, अपने सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का डर लगता था। और शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा सामान्य छात्र की तरह दी, बिना किसी अतिरिक्त सुविधा के, और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। बाद में यह तय किया गया कि कृष्ण गोपाल तिवारी अभी जौनपुर जाकर आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, लेकिन पहली मुसीबत उनके जीवन में आ चुकी थी। वो ये थी कि उनके पिता का अहमदाबाद वाला जॉब छूट चुका था।
लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निर्णय पे अडिग रहे और जौनपुर जाना तय किया। दोनों भाइयों ने जौनपुर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहकर आगे की पढ़ाई प्रारंभ की। आर्थिक विपन्नता अपने चरम पर थी। उनके पास आय के नाम पर 3 छोटे छोटे स्रोत थे। पहला, उनकी दादी अम्मा को मिलने वाली बहुत थोड़ी सी पेंशन, उनकी माता पिता को खेत में काम करने से मिलने वाली थोड़ी सी मजदूरी, और कृष्ण गोपाल और उसके भाई द्वारा ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर मिलने वाले चंद रुपए। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। बहुत बार ऐसा होता था कि वो केवल एक समय खाना खाते, बहुत बार ऐसा होता था कि वो दोनों समय खाना नहीं खाते थे और अपनी पढ़ाई जारी रखी। जौनपुर में बीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद कृष्ण गोपाल तिवारी ने निर्णय किया कि अब वो वहाँ से इलाहाबाद जाएंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। इलाहाबाद जाकर उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से प्राइवेट छात्र के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी की स्क्राइब पॉलिसी उनके अनुकूल थी। इसलिए उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स करना प्रारंभ किया। उनकी आंखों की रोशनी तेजी से कम होती जा रही थी। अन्य चुनौतियां भी उनके सामने थी। कई बार मकान मालिक तेज वाट का बल्ब जलाने पर उन्हें टॉर्चर करते थे। कई बार अड़ोस पड़ोस वाले उनकी शारीरिक क्षमता का मजाक उड़ाते थे, किंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। किसी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपनी आंखों की रोशनी खत्म होने से पहले ब्रेल लिपि का अध्ययन कर लेना चाहिए तथा कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें जॉब मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने रुख किया देहरादून स्थित NIVH का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्स का। वहाँ जाके उन्होंने 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। वहाँ पे उन्हें अच्छी सुविधा मिली। दोनों भाइयों को अलग अलग रूम मिला। बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में दोनों भाई पढ़ाई करने लगे। जीवन एक बार पुनः पटरी पर आ गया। इसी समय कृष्ण गोपाल ने तय किया कि वो अब केवल कंप्यूटर कोर्स ही नहीं करेंगे, बल्कि UGC नेट एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करेंगे। 2005 में NIVH में रहते हुए ही उन्होंने UGC नेट का एग्जाम भी लिखा, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम भी लिखा। लेकिन 2005 का रिजल्ट आता उससे पहले उन्हें हॉस्टल छोड़ना पड़ा NIVH का, क्योंकि उनका कंप्यूटर कोर्स खत्म हो चुका था। दोनों भाई एक बार अनिश्चितता के भंवर में फिर घिर चुके थे। किंतु इस समय एक अच्छी चीज हुई कि उनके भाई को एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली। घर में कुछ पैसा आना प्रारंभ हुआ। उनके बड़े भाई ने तय किया कि कृष्ण गोपाल अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा वो उठाएंगे। कृष्ण गोपाल ने तय किया कि वो दिल्ली से B.Ed करेंगे और वो दिल्ली आ गए। इसी बीच उनका UGC नेट 2005 का रिजल्ट आया। वो एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर लिया था। इसी बीच सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम भी आया। वो एग्ज़ाम भी उन्होंने क्लियर किया 2005 वाला। लेकिन 2005 में सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी से आगे वो बढ़ नहीं पाए। उनका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब वो ज़्यादा तैयारी में जुट गए। इसी बीच उन्हें 4 लोग और मिले, 4 दोस्त मिले, जो उनके लिए टेप रिकॉर्डर पर नोट्स बना के देते थे। उन्हीं नोट्स को वो घंटों सुनते रहते और उन्हीं की मदद से आगे की पढ़ाई करना स्टार्ट किया। उन दोस्तों में से 2 प्रमुख दोस्त थे, पुष्पेंद्र कुमार सेंगर और राम प्रकाश साहू। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। 2006 का एग्जाम लिखते उससे पहले ही राम प्रकाश साहू की उनके पैतृक गांव में करंट लगने से मृत्यु हो गई। एक बार पुनः चुनौतियां श्री कृष्ण गोपाल तिवारी के सामने मुंह बाए खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते 2006 में सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम क्लियर किए, लेकिन इंटरव्यू में फिर रह गए। लेकिन अब पीछे मुड़ने की कोई वजह नहीं थी। वो सफलता का स्वाद चख चुके थे और 2007 में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। अपनी शारीरिक क्षमता को, अपनी आंखों की रोशनी को, अपने
सारे हौसले और जुनून को उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी में झोंक दिया, और इसी का परिणाम ये रहा कि 2007 में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर पाए, मेंस एग्जाम क्लियर कर पाए और इंटरव्यू क्लियर कर पाए। इसका अर्थ था कि कृष्ण गोपाल तिवारी ने इतिहास रच दिया था। वो दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन लोगों की कैटेगरी के पहले प्रॉपर आईएएस बन गए। चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं हुई थी। एक बार पुनः कहानी में ट्विस्ट आया। 2007 में जब उनको कैडर अलॉट किया जाना था, उसी समय डीओपीटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो पूरे भारत में आईएएस लोगों की नियुक्ति करता है, उसने नियमों का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित श्रेणी में चयन के बावजूद भी वो एक मिनिमम शर्त को पूरा नहीं करते। वो शर्त थी कि चयनित व्यक्ति को देखकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वर्क डन बाय सीइंग। ये क्लाउज का उदाहरण दिया। लेकिन कृष्ण गोपाल तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय को लिखा, डीओपीटी को लिखा। उन्होंने एक ही बात पूछी अपने प्रतिवेदन में कि यदि कोई व्यक्ति देखकर ही कार्य कर सकता है तो वो दृष्टिहीन कैसे हुआ। अंततः डीओपीटी को एक लंबी प्रक्रिया के बाद उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने डीओपीटी ने अपने निर्णय में अपने इस क्लाउज को टाइपिंग एरर बताया और इस तरीके से कृष्ण गोपाल तिवारी की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। और 2008 में 17 नवंबर 2008 में उन्हें मध्य प्रदेश कैडर अलॉट किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले उनकी नियुक्ति छिंदवाड़ा में हुई, फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए अंत में 2014 में उन्हें आदिवासी बहुल्य उमरिया जिले का जिला कलेक्टर बनाया गया। वर्तमान में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग के डायरेक्टर के रूप में मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों 2019 में वो पुणे चर्चा में थे। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में एक ट्रांसजेंडर को नियुक्ति दी। यह अपनी तरह का एक अनोखा मामला था, अनोखी पहल थी, जिसके लिए पूरे देश भर में उनकी सराहना हुई। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई की तरफ से उनके इस गरिमामयी, इस संघर्षमयी सफर की सफल यात्रा के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि किस्सा गोई के सभी दर्शक उनके इस प्रेरणास्पद सफर से प्रेरणा लेंगे और आगे आने वाले समय में नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और नई सफलताओं के दरवाजे पे पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।